अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक दूसरी वीडियो बना रहे हैं हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में कि न्यूक्लिक एसिड है क्या चीज़, इसकी डिस्कवरी किस तरह से हुई थी और इसमें मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ अवकात पे काम किया था। लेकिन डियर्स, अगर किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है बायोलॉजिकल साइंसेस। ये हमारे चैनल का क्या है, नाम है, और इसी चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है। डियर्स, आज का जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इनके मुख्तलिफ अवकात में मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इस पे काम किया हुआ है। जिस साइंटिस्ट ने जो काम किया है वो मैंने हैंड्स के फॉर्म में इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखा है। 1869 में स्विस केमिस्ट था फ्रेडरिक क्रेच मेशर। इसने क्या किया था, आइसोलेटेड न्यूक्लियर फ्रॉम द पस सेल। जो वाइट ब्लड सेल्स के पस सेल्स थे, खराब सेल्स थे, उन्हीं वाइट ब्लड सेल के पस सेल के न्यूक्लियाई उन्होंने क्या किए थे, आइसोलेट किए थे। फाउंड अननोन फॉस्फेट रिच सब्सटेंसेस। लेकिन उस वक्त उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि ये फॉस्फेट रिच सब्सटेंसेस इसमें मौजूद है, लेकिन वो चीज़ क्या है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल जो थी वो उसने वो नहीं जानता था। तो उसी वक्त उसने इसको नाम क्या दिया था, न्यूक्लियॉन का नाम लिया था। फ्रेडरिक मेशर जो है ये एक जर्मन केमिस्ट था, फेलिक्स उसका एक स्टूडेंट था, और स्टूडेंट्स होने की वजह से उसी फेलिक्स को भी न्यूक्लियस की जो केमिस्ट्री थी उसको बहुत अच्छी लगी थी। वो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था। तो एज ए स्टूडेंट ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था। तो लेने के बाद उन्होंने क्या किया था, एक जर्मनी के हॉस्पिटल से, क्या ट्यूबिजन एक हॉस्पिटल का नाम है, और उसी हॉस्पिटल से उन्होंने सर्जिकल बैंडेजेस लिए, पट्टियाँ लिए जो जख्मों पे लगे हुए थे। उन्होंने वो पट्टियाँ लेने के बाद उस पर से वो पस सेल्स क्या कर लिए, आइसोलेट कर दिए। आइसोलेट करने के बाद उसी पस सेल्स पे उन्होंने ग्रिस्टिक जूस डालना, ताकि उससे जो प्रोटीन्स हैं वो बाय द हेल्प ऑफ पेप्सिन एंजाइम क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए, और सिर्फ क्या रह जाए, वो न्यूक्लियाई जो है वो रह जाए। रह जाने के बाद उन्होंने उसको थोड़ा बहुत स्टडी कर लिया, लेकिन उन्होंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं आई। जब वो अपने मुल्क, अपने शहर आया स्विट्ज़रलैंड, तो उन्होंने बाद में एक सलमान पेश के स्पर्म पे उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन वो काम वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था। लेकिन उसी टाइम उसने सिर्फ इतना कहा था कि कुछ अननोन फॉस्फेट रिच सब्सटेंसेस जो है इसमें मौजूद है, और तभी उन्होंने इसका नाम रख दिया, क्या, न्यूक्लियॉन का नाम जो है वो उसको दे दिया। ये थोड़ा बहुत किस्सा है अबाउट द फ्रेडरिच के बारे में कि उन्होंने किस तरीके से इस पे काम किया था और कहाँ कहाँ से उसको वो चीज़ें मिली। फिर 1899 में अल्टमैन, एक दूसरा साइंटिस्ट है, इंट्रोड्यूस द टर्म न्यूक्लिक एसिड। अल्टमैन ने क्या किया था, इसको आजकल जो हम न्यूक्लिक एसिड का नाम दे रहे हैं, ये इस बंदे ने इसको दिया था। फिर 1880s में फिशनर डिस्कवर्ड प्यूरिन एंड पैरामाइडिन बेसिस एंड न्यूक्लिक एसिड। फिशनर ने क्या किया था, उन्होंने पैरामाइडिन और प्यूरिन के बारे में बता दिया, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गवानीन। और इन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में किसने कहा था, फिशनर ने इसकी डिस्कवरी की थी। फिर 1881 में ज़ेचरस आइडेंटिफाइड न्यूक्लियर विद क्रोमेटिन। न्यूक्लियस में जो क्रोमेटिन मटेरियल है उसको आइडेंटिफाई किया था किसने, ज़ेचरस ने। उसने कहा था कि न्यूक्लियन जो है वो क्रोमेटिन मटेरियल में भी मौजूद है। फिर 1882 में ज़ेचरस एक दूसरा साइंटिस्ट है
न्यूक्लियन ऑफ स्पर्म एंड एग्स आर डिफरेंट। जो न्यूक्लियस जो गेमीट्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियन या न्यूक्लिक एसिड मौजूद है, मेल गेमीट और फीमेल गेमीट, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसकी किसने कहा था? ज़िचेस ने कहा था। अब अगर देखा जाए तो मेल के अंदर क्या कौन सा गेमीट मौजूद होता है? स्पर्म। और फीमेल के अंदर कौन सा है? एग या ओवा मौजूद है। और उसने यही कहा था कि ये एक दूसरे से क्या है? मुख्तलिफ है। इसके न्यूक्लिक एसिड एक दूसरे से मुख्तलिफ है। 1884 हार्टविंग claimed that nucleon is responsible for the hereditary transformation। हार्टविंग ने ये कहा था कि ये जो न्यूक्लियन है या जो न्यूक्लिक एसिड है, ये क्या है? रिस्पॉन्सिबल है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए। मतलब ये कि ये माँ बाप से खुसूसियत ट्रांसफ़र कर लेते हैं बच्चों में। तो ये बात उसने हार्टविंग ने कब की थी? 1884 पे। लेकिन उसने क्लेम किया था, कोई एविडेंस जो है वो नहीं दिए थे। 1894 Coulson recognized that nucleic acid have the basic protein called histone protein। हम कहते हैं ना कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन मौजूद है या डीएनए के इर्द गिर्द, डीएनए जिस प्रोटीन के इर्द गिर्द मौजूद है उसे हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। तो ये हिस्टोन प्रोटीन की डिस्कवरी कोसल ने की थी कि, और उन्होंने कहा था कि ये बेसिक प्रोटीन है। क्या है? बेसिक प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन की डिस्कवरी इस बंदे ने की थी। फिर 1910 में लियोवेनी recognized 5 carbon ribose sugar and later on deoxyribose sugar and nucleic acid। जो 5 कार्बन शुगर के बारे में जो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन की थी वो किसने की थी? लिवेनी ने की थी। और उन्होंने बाद में डीऑक्सीराइबोस के बारे में भी बताया था जो न्यूक्लिक एसिड में है। फिर 1914 रॉबर्ट फ्यूलजेन conduct the color test of फ्यूलजेन टेस्ट फॉर द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। मतलब ये कि डीएनए के लिए जो फ्यूलजेन टेस्ट हम यूज कर लेते हैं और इसका जो कलर आता है, या तो वो कौन सा कलर आता है? रेड आता है और या पर्पल। ये दो कलर जो है वो फ्यूलजेन टेस्ट करने के बाद, ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का टेस्ट करने के बाद ये दो कलर आ जाते हैं। जब ये कलर आ जाएंगे तो हम कहते हैं कि इसके अंदर क्या मौजूद है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये टेस्ट इस बंदे ने, रॉबर्ट ने कंडक्ट किया था। फिर 1931 पी.ए. लिवेनी 2 टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो लिवेनी ने क्या कहा था कि 2 टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, एक को डीएनए कहा जाता है तो दूसरे को आरएनए। तो ये 1930 में ही इसकी डिस्कवरी हो गई थी। फिर 1941 कैस्पर्सन न्यूक्लिक एसिड आर इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। कैस्पर्सन ने ये कहा था कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होंगे ये न्यूक्लिक एसिड। और हमें फिर बाद में ये चीज़ कंफर्म हो गई कि जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस के होने के बाद एक प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो बनेगा। तो ये कैस्पर्सन ने न्यूक्लिक एसिड को इन्वॉल्व की आइडेंटिफिकेशन की थी कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में काम कर लेता है। फिर इसी तरीके से 1944 ऑसवर्ड टी एवरी और एम मैककार्टी डेमोन्स्ट्रेटेड दैट डीएनए एज द डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन इनहेरिटेंस। फिर एवरी ने और मैककार्टी ने इस पे मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स किए माउस पे, और उन्होंने ये चीज़ साबित की थी कि हाँ ये जो डीएनए है ये हेरिडिटरी मटेरियल है। क्योंकि पहले जब डीएनए की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो ये एक बात चल रही थी कि पहले ये आया था कि क्रोमोसोम इज ए हेरिडिटरी मटेरियल। फिर जब डीएनए की डिस्कवरी हो गई तो फिर ये चीज़ जो है वो चेंज हो गया और फिर ये आया कि डीएनए एज ए हेरिडिटरी मटेरियल। और आजकल भी ये लोग मानते हैं कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है। फिर जीन की डिस्कवरी हो गई तो फिर इस वजह से टाइम टू टाइम इसमें क्या आ गया? चेंज आता गया। तो डीएनए को हेरिडिटरी मटेरियल जो है वो देना एवरी और मैककार्टी ने इस पे काम किया था। फिर इसी तरीके से 1953 वॉटसन एंड क्रेग कंस्ट्रक्टेड द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए।
स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में डिटेल स्ट्रक्चर जो था वो वाटसन एंड क्रेक ने दिया था कि डीएनए का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा। इसी तरीके से मेंसन एंड स्टॉल ने ये दिया था कि डीएनए की रिप्लिकेशन किस तरह से होगी। तो ये एक अलॉट ऑफ हिस्ट्री है जो न्यूक्लिक एसिड के बारे में है और टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस जो है वो आ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में आप लोगों को बता दिया। डियर, आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे